हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द S3 रॉयल फैमिली में स्वागत है। आज का यह सेशन प्राचीन इतिहास का 4th क्लास है, जिसमें हम अलग-अलग वंशजों के साथ-साथ भारत में विदेशी शासकों के आगमन और गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, तो बिना स्किप किए क्लास को लास्ट तक देखिएगा। इसी के साथ हम अपना आज का ये सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है शुंग वंश, जो 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक शासन में रहा और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जो ब्राह्मण जाति से थे। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि शुंग वंश की स्थापना किसने की, तो पुष्यमित्र शुंग ने की। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी और विदिशा को भी आप अपने माइंड में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया गया था, जो महर्षि पतंजलि के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि महर्षि पतंजलि जो थे वो किसके दरबार में थे, तो वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भरहुत स्तूप, जिसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। वहीं शुंग वंश के समय वैदिक धर्म, जिसे ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, उसका पुनः उदय हुआ था और महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है कण्व वंश, और कण्व वंश 73 ईसा पूर्व से लेकर 60 ईसा पूर्व तक शासन में रहा और कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, तो वासुदेव ने की थी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि वासुदेव ने शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की नींव रखी और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस वंश से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगला वंश है सातवाहन वंश, जो कि 60 ईसा पूर्व से लेके 220 ईस्वी तक शासन में रहा और सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। जिन जिन वंशों के संस्थापक के मैंने नाम बताए हैं उसे आप नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक यक्षश्री सप्तकर्णी था और सातवाहन वंश में सबसे प्रतापी राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। अगला पॉइंट है कि सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो कि वर्तमान के महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश की राजधानी कौन है, तो प्रतिष्ठान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहन वंश में समाज मातृसत्तात्मक परंतु राज्य कुल पितृसत्तात्मक था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहन वंश उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया करती थी, जिस कारण सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए कि दक्षिणापथ का स्वामी किसे कहा जाता था, तो वो है सातवाहन वंश को। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहन शासकों के समय नागार्जुन कुंड और अमरावती बौद्ध धर्म का केंद्र था। और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि नागार्जुन कुंड और अमरावती बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था सातवाहन शासकों के समय में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमरावती कला का संबंध बौद्ध धर्म से है।
अगला पॉइंट है कि सातवाहन काल में तांबा, चांदी, सीसा यानी शीशा का सर्वाधिक इस्तेमाल किया गया था। उसके साथ ही पोटीन और कांसा का सिक्का चलता था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा सातवाहन शासकों द्वारा शुरू किया गया था, जिसका वर्णन सातवाहनों ने नानाघाट अभिलेख में किया है। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप डबल स्टार कीजिएगा कि सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा किसने शुरू की, तो सातवाहन ने की। और उसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट, इसका वर्णन किसमें है, तो नानाघाट अभिलेख में। अगला पॉइंट है कि सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्रकृति है और इनकी लिपि ब्राह्मी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्ले का चैत्य, अजंता और एलोरा की गुफा का निर्माण सातवाहन शासकों द्वारा किया गया था, और इसे भी आप स्टार मार्क कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की गुफा किन शासकों के द्वारा बनाया गया था, तो वो है सातवाहन शासकों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहन वंश का विस्तार दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में हुआ था। और इसी के साथ सातवाहन वंश फिनिश होता है और अगले राजवंश यानी कि चेदी राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है कि इसके संस्थापक जो थे महामेघवाहन थे, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था, तो महामेघवाहन था। नेक्स्ट पॉइंट है कि चेदी राजवंश का उदय कलिंग क्षेत्र में सम्राट अशोक के मृत्यु के उपरांत हुआ था, और चेदी राजवंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था। वहीं चेदी राजवंश की जानकारी जो है वो कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, और हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा के उदयगिरी के पहाड़ियों में है। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है, तो उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहाँ, तो उदयगिरी की पहाड़ी पे। और हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है, तो चेदी राजवंश से। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ से शुरू होता है भारत में हुए विदेशी आक्रमण के बारे में। तो सबसे पहले हिंद यूनानियों का आगमन हुआ, उसके बाद सक्का, फिर पल्लव और फिर कुषाण। और ये जो सीरियल वाइज मैंने बताया है कि हिंद यूनान के बाद शक आया, शक के बाद पल्लव और फिर कुषाण, इसे आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत पर हिंद यूनानियों का आक्रमण। तो हिंद यूनानियों से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले सिकंदर के द्वारा 326 ईसा पूर्व जो है वो आक्रमण किया गया था, और फिर सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस निकेटर के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है कि हिंद यूनानी शासक डेमेट्रियस ने भारत पर 190 ईसा पूर्व आक्रमण किया और अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंद यूनानी को ही बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता था, जिन्होंने सकाला को अपनी राजधानी बनाई थी। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि सकाला किसकी राजधानी थी, तो वो हिंद यूनानियों की थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि मिनांडर सबसे विख्यात हिंद यूनानी शासक था, जिसकी राजधानी शकाला, जिसे वर्तमान के सियालकोट क्षेत्र में पड़ता है, वह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वहीं मिनांडर नागसेन यानी कि नागा अर्जुन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली, तो नागा अर्जुन से ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए जवाब के पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, और ये डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो मिलिंद पन्हो पुस्तक है वो किससे रिलेटेड है, तो वो मिनांडर से रिलेटेड है। और मिलिंद पन्हो का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है मिलिंद के प्रश्न।
और ये क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है कि मिलिंदपन का अर्थ क्या होता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सेनानी पद्धति यानी कि मिलिट्री सिस्टम की शुरुआत हिंद यूनानियों के द्वारा की गई थी, और इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि भारत में मिलिट्री सिस्टम किसने लाया, तो वो यूनानियों ने लाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो हिंद यूनानियों ने चलाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का गंधार कला, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं, यह यूनानियों द्वारा भारत में चलाई गई सबसे प्राचीन कला थी, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हेलेनिस्टिक आर्ट का संबंध किससे है, तो वो है यूनानियों से, और ये सबसे प्राचीन कला है जो कि भारत में यूनानियों के द्वारा लाया गया था, जिसे गंधार कला भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंद यूनानी भारत में प्रथम ऐसे शासक थे जिनके द्वारा जारी सिक्के पर स्पष्ट रूप से ये दर्शाया गया था कि ये सिक्के किन राजाओं के समय बने थे। और अगला पॉइंट है कि भारत में पर्दा का प्रचलन हिंद यूनानियों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे यवनिका कहा जाता था, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि पर्दा प्रथा का प्रचलन भारत में किन शासकों द्वारा या फिर किन विदेशियों के द्वारा किया गया था, तो वो है हिंद यूनानियों के द्वारा, जिसे यवनिका कहा जाता था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि यूनानियों के बाद भारत में आने वाला दूसरा विदेशी शक था, और शक वंश जो है 123 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक रहा। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे जो चारागाह की तलाश में भारत आए, और फिर यहाँ पर उन्होंने अपना सत्ता स्थापित कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि उज्जैन में एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर भारत से खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और शकों के विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व एक नए संवत की शुरुआत हुई जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि विक्रम संवत की जो शुरुआत है वो कब हुई, तो 57 ईसा पूर्व हुई, और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। वहीं नोट करने वाली बात यह है कि भारतीय इतिहास में 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, जिसमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य माने जाते हैं, और इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये एसएससी के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि अब तक भारतीय इतिहास में कितने राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, तो 14 राजाओं ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि शकों की कई शाखाएं थी, परंतु गुजरात के क्षेत्र में शकों का लंबे समय तक शासन रहा था। वहीं शकों के द्वारा भारी मात्रा में चांदी के सिक्के चलाए गए थे, और शकों के सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था जो 130 से 150 ईसा पूर्व तक शासन में रहा, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए कि शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो रुद्रदामन प्रथम था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि रुद्रदामन प्रथम जो था वो पहले ऐसे शासक थे जिसने भारत में शुद्ध संस्कृत के लेख और अभिलेखों का प्रचलन किया, और इसे आप डबल स्टार मार्क कीजिएगा कि भारत में शुद्ध संस्कृत के लेख और अभिलेख का प्रचलन सबसे पहले किस शासक ने किया, तो रुद्रदामन प्रथम ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहा करते थे, और इस क्षत्रप शब्द को आप माइंड में रखिएगा कि क्षत्रप शब्द क्या था, तो जो शक के राजा हुआ करते थे वो खुद को डिनोट करने के लिए क्षत्रप शब्द का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार अभिलेख का संबंध भी रुद्रदामन से है। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि गिरनार अभिलेख कहाँ है, तो गुजरात के जूनागढ़ में, और उसका संबंध किससे है, तो रुद्रदामन से है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि गुजरात में स्थित सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, उसका पुनः मरम्मत रुद्रदामन के द्वारा कराया गया था। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा कि सुदर्शन झील को सर्वप्रथम किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और इसकी मरम्मत दोबारा किसने कराई, तो रुद्रदामन के द्वारा कराई गई। वहीं रुद्रदामन ने अपना पहला शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखा था। और भारत में शुद्ध संस्कृत के लेख भी किसने चलाए, तो रुद्रदामन ने चलाए थे। अगला है पल्लव शासक। पल्लव शासक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि हम आगे भी इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, इसलिए मैंने कुछ ही फैक्ट को इसमें शामिल किया है। पल्लव शासक को पार्थियाई शासक भी कहा जाता था और इनका मूल स्थान ईरान था और ईरान का पुराना नाम भी पर्शिया था। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि ईरान का पुराना नाम क्या था, तो पर्शिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पल्लव शासक के समय भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार सेंट थॉमस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कुषाण वंश, और कुषाण वंश से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसे आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। पहला पॉइंट है कि पल्लव शासक के बाद भारत में कुषाण शासकों का आगमन हुआ जिसे यूची और तोखरी कहा जाता था। यानी यूची और तोखरी का संबंध किससे है, तो कुषाण वंश से है। अगला पॉइंट है कि कुषाण वंश का संस्थापक कुजूल कडफाइशिस था और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की, तो कुजूल कडफाइशिस ने की। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था और कनिष्क को भी ध्यान में रखिएगा कि कनिष्क किस वंश का शासक था, कुषाण वंश का था और सबसे प्रतापी शासक भी था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरुषपुर या पेशावर और मथुरा ये दोनों कुषाण की राजधानी रह चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजरोहन के उपलक्ष्य में शक संवत की शुरुआत की। इसके पीछे हमने पढ़ा था कि 57 ईसा पूर्व जो है वो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक वैसे ही 78 ईस्वी में राजरोहन के उपलक्ष्य में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की। और नोट करने वाली बात यह है कि शक संवत पर भारतीय कैलेंडर आधारित है, यानी अभी जो हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो शक संवत को फॉलो करता है, जिसका पहला महीना जो होता है वो चैत होता है और सबसे आखिरी महीना जो होता है वो फागुन होता है। और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच 135 वर्ष का अंतर है और ये इसलिए मैंने नोट कराया है क्योंकि ये भी एसएससी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन भी कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का समर्थक था। वहीं कनिष्क के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों के बारे में जानेंगे क्योंकि अक्सर आज के टाइम में जो एग्जाम के क्वेश्चन टर्न हो रहे हैं वो इन सारे शब्दों पे हो रहे हैं कि कौन सा लेखक किसके दरबार में रहता था। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा भी था कि जो महर्षि पतंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। वैसे ही अश्वघोष जो थे जिन्होंने बुद्धचरित्र की रचना की वो बौद्ध जिसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है और ये कनिष्क के दरबार में थे। तो यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिएगा कि बुद्धचरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहते हैं जिसकी रचना अश्वघोष ने की और ये कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट है चरक। चरक ने चरक संहिता की रचना की जिसे जो आयुर्वेद आधारित पुस्तक है। और चरक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि चरक किसके दरबार में थे, तो वो है कनिष्क के दरबार में। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है वसुमित्र। वसुमित्र ने महाविभाष्य सूत्र जिसे बौद्ध का विश्वकोश कहते हैं इसकी रचना की है।
नेक्स्ट है नागार्जुन, और नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र दिया है और इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की, तो नागार्जुन ने की। पॉइंट है कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत के बारे में चर्चा है और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि माध्यमिक सूत्र जिसकी रचना नागार्जुन ने की है, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और इसमें सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कनिष्क का 102 ईस्वी में मृत्यु हो गया था और कुषाण के समय मथुरा कला शैली का विकास हुआ था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि कुषाण शासकों ने भारी मात्रा में भारत में सोने के सिक्के जारी किए और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था कि जो हिंद यूनानी थे उन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के लाए, लेकिन सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने लाए, तो कुषाण शासकों ने लाए। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि कनिष्क भारत का पहला शासक था जिसने रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। और ये जो रेशम मार्ग है इसे आप माइंड में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला वह कौन सा भारतीय शासक था, तो वो था कनिष्क। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेशम बनाने की तकनीक सबसे पहले चीन में शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे और यह उपाधि कुषाण ने चीनियों से ली थी, यानी कुषाण के जो राजा थे उन्हें देवपुत्र कहा जाता था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि सबसे अंतिम कुषाण शासक वासुदेव थे और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए कि जो कुषाण वंश के संस्थापक थे वो तो कुजुर कड़फाइसिस थे और जो अंतिम राजा थे वो कौन थे, वासुदेव थे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला का हुआ और इस कला में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाने की जो कला थी वो किस के शासन काल में शुरू हुआ, तो वो कुषाण काल में हुआ। यहाँ पर हमारा कुषाण वंश समाप्त होता है और एक नए राजवंश जिसे हम गुप्त राजवंश कहते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य जो है वो लगभग 240 से 275 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक रहा और गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। और कौशाम्बी क्या है, यह एक जनपद था। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि गुप्त लोग कुषाण के सामंत थे जिसका आधिपत्य उत्तर भारत में रहा, यानी कुषाण का ही एक छोटा सा ब्रांच था गुप्त, और फिर ये धीरे धीरे डेवलप होकर पूरे उत्तर भारत को अपने अधिकार में ले लिया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त रहे और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त रहे। और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि संस्थापक श्रीगुप्त थे और अंतिम गुप्त शासक जो है वो विष्णुगुप्त रहे। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि श्रीगुप्त 240 से 280 ईसा पूर्व तक शासन किए और उसके बाद गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी घटोत्कच को बना दिया गया जो 280 से लेकर 320 ईस्वी तक शासन में रहे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त वंश का पहला महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था जो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 335 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किए थे और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराजा की उपाधि धारण की थी और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि एसएससी के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि महाराजा धीराजा की उपाधि धारण करने वाला कौन सा गुप्त शासक था, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम।
नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में गुप्त संवत की शुरुआत की 320 ईस्वी में। और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई, तो 320 ईस्वी में हुई। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का अगला शासक समुद्रगुप्त रहे। और ये जो मैं आपको सीरियल वाइज बता रही हूँ कि उसके बाद वो शासक बने, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त बने, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कौन था, तो वो थे समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त का शासन 335 से 380 ईस्वी तक रहा, जिसने विस्तारवादी नीतियों का अनुसरण किया। और समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। और इन्हीं विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त भगवान विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक, परम भागवत और कविराज की उपाधि धारण की थी। और ये सारे नाम आपके माइंड में होने चाहिए, खासकर कविराज, क्योंकि एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कविराज की उपाधि किसने धारण की है, तो वो समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त संगीत के प्रेमी था और इसका अनुमान कुछ सिक्कों पर समुद्रगुप्त के बीना बजाते हुए दिखाए गए हैं। वहीं समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे। और हरिसेन जो नाम है इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो वो हरिसेन थे, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये इसका संबंध किससे है, तो समुद्रगुप्त से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय बना, जिसका शासन 380 से 415 ईस्वी तक रहा। तो सबसे पहले कौन रहा? चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा पर आया और 14 वर्ष तक भारत में रहा। और इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री आया था, तो वो है फाहियान। नेक्स्ट पॉइंट है कि शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए और साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले सबसे प्रतापी राजा भी चंद्रगुप्त द्वितीय रहे थे। नेक्स्ट है साब। साब जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन शासकों से ज्यादा उनके कवि और लेखक और विद्वान जो है इनसे रिलेट करके आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि साब जो थे वो किसके राजकवि थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान की मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहते हैं। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हालांकि जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे आप अकबर के दरबार के नवरत्न पढ़ेंगे, लेकिन प्राचीन इतिहास में आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न के बारे में पढ़ना है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब हम 9 नवरत्नों के बारे में जानेंगे। पहले है अमर सिंह। और अमर सिंह जो थे वो कोषकार थे। नेक्स्ट है शंकु। और शंकु को वास्तुकार से संबंधित थे। और अगले हैं छपनक जो कि ज्योतिष विद्या में विद्वान थे। और धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद विद्या में विद्वान थे। और इसे आप डबल स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि धन्वंतरी किसके शासनकाल में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। और इनका संबंध किससे है, तो आयुर्वेद से है। नेक्स्ट है बराहमीर। और ये महान गणितज्ञ थे और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा।
और अगला है कालिदास, जो कि एक महाकवि हैं और इसे तो आप डबल स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि कालिदास किसके शासनकाल में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है आर्यभट्ट, जो कि एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। और अगला है घट घटक रापार, और अगला है वर रुचि। ये सभी जो 9 व्यक्ति हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और पाई, जो कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं, उसकी भी वैल्यू को निकाला था। तो इस हिसाब से आर्यभट्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए कि इन्होंने किसकी खोज की, तो शून्य की खोज की और पाई की खोज की। और ये किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली के कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ का निर्माण भी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कुमार गुप्त बना, जो 415 से 454 ईस्वी तक शासन में रहा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो कुमार गुप्त ने की थी। और अगला पॉइंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त करा दिया गया था। और ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया, तो कुमार गुप्त ने कराया, और इसे ध्वस्त किसने किया, तो वो बख्तियार खिलजी था। अगला पॉइंट है कि कुमार गुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी अस्कंद गुप्त बना, जो 455 से 467 तक शासन में रहा। और अस्कंद गुप्त के समय सबसे अधिक हुनों का आक्रमण हुआ था, और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि सबसे अधिक बार हुनों का आक्रमण भारत में किसके शासनकाल में हुआ, तो वो है अस्कंद गुप्त। अगला पॉइंट है कि अस्कंद गुप्त द्वारा सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया गया था। और इससे रिलेटेड मैंने आपको पीछे भी फैक्ट बताया था कि सुदर्शन झील, जो कि गुजरात में है, उसे सबसे पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। फिर रुद्र दामन ने उसका मरम्मत करवाया, और दोबारा इसका पुनर्निर्माण किसने कराया, तो स्कंद गुप्त ने कराया। अगला पॉइंट है कि गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। और सती प्रथा का प्रथम प्रमाण भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जो 510 ईस्वी में लिखा गया था। और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य किससे मिलता है, तो एरन अभिलेख से मिलता है, और इसे किसने लिखा था, तो भानुगुप्त ने लिखाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त काल में उज्जैन व्यापार का सबसे प्रमुख केंद्र था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए गए, जिसे दिनार कहा जाता था, और इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में उत्पादक का 1/4 या फिर 1/6 भाग के रूप में कर के रूप में वसूला जाता था। अगला पॉइंट है कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था। और ये जो गणिका वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गणिका शब्द का तात्पर्य क्या है। तो गुप्त काल में जो वेश्यावृत्ति को अपनाती थी, उन महिलाओं को गणिका कहा जाता था। और अगला पॉइंट है कि गुप्त काल में वृद्ध वेश्या को कूटनी कहा जाता था। कूटनी मीन्स वृद्ध वेश्या, और गणिका मीन्स जो वेश्यावृत्ति को अपनाती थी। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य में वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और गुप्तों की राजकीय चिन्ह भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि गुप्तों का राजकीय चिन्ह क्या था, तो वो है गरुड़। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में ईंट से बने दशावतार मंदिर और लक्ष्मी मंदिर गुप्तों के समय बनाया गया था। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे।
अगला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश का बाघ गुफा मंदिर भी गुप्त काल के समय बना था। और नोट करने वाली बात यह है कि भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत सर्वप्रथम गुप्तों के समय में हुआ था। और अगला पॉइंट है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस शासनकाल को कहा जाता है, तो गुप्त के काल को कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि गुप्त शासकों द्वारा सबसे अधिक ब्राह्मणों को गांव दान में दिए गए थे, और इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र पुस्तक की रचना की गई थी, और जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये सभी को पता है कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की, लेकिन किस भाषा में सबसे पहले हुई थी, तो संस्कृत के भाषा में। और विष्णु शर्मा किस शासनकाल में थे, तो गुप्त के शासनकाल में। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट है कि बाइबिल के बाद दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली कोई पुस्तक थी, तो वो थी पंचतंत्र। और गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपए कहा जाता था। और गुप्त काल में शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम नाटक पुस्तक की रचना की गई थी, और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए। पॉइंट ये है कि शूद्रक ने किस पुस्तक की रचना की, तो मृच्छकटिकम की। और शूद्रक का संबंध किस राजवंश से है, तो गुप्त राजवंश से। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ मिट्टी का खिलौना होता है। अगला पॉइंट है कि कालिदास द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना गुप्त काल में की गई थी। क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था कि कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक थे, तो उस समय जब एक थे तो उनकी पुस्तक भी उसी के शासनकाल में बनी होगी। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। और गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्यभूति वंश का उदय हुआ, जिस जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई, और इसकी राजधानी जो थी वो थानेश्वर थी। और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा कि जो पुष्यभूति वंश है उसकी स्थापना पुष्यभूति ने की, और इसकी राजधानी जो है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा किया गया, और जिसकी राजधानी थानेश्वर थी। और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा कि पुष्यभूति वंश की संस्थापना पुष्यभूति ने की और राजधानी थानेश्वर रही। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि प्रभाकर वर्धन इस वंश को स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम प्रभावी शासक भी था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टाकर और महाराजा धीराजा उपाधि धारण की थी, और इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा। नेक्स्ट है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन था, तथा एक पुत्री राजश्री उत्पन्न हुई थी। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक या फिर मौखरी राजा ग्रहवर्मन से हुआ था। और मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौंड नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन को मार डाला। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट करने वाली बात है कि शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था, और इसने बोधि वृक्ष को कटवाया था, जो कि मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में जब पढ़ाया था तो डिटेल से इसके बारे में बताया था। कि राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। और हर्षवर्धन ने शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 606 से लेके 647 तक शासन किया। और इनका जो शासन काल है इसे आप ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में
हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा, ये पूछा जाता है। अगला पॉइंट है कि हर्षवर्धन ने शशांक को हराकर कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना ली। अगला पॉइंट है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। और ये नोट करने वाली बात है क्योंकि एग्जाम में इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, तो वो है नर्मदा नदी के तट पर। और उसमें हार किसकी हुई थी, तो हर्षवर्धन की हुई थी। अगला पॉइंट है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग आया था। 630 से 643 ईस्वी तक मध्य भारत में आया। पीछे हमने आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बताया था कि वहां पर कौन आया था, फाह्यान आया था, और यहाँ पर हेन सांग आया है। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए याद करने का एक ट्रिक समझ लीजिए कि ह से हर्षवर्धन और ह से हेन सांग। तो कौन आया, हर्षवर्धन के समय होयनसांग आया और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाह्यान आया। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्षवर्धन शुरू में शैव धर्म को मानता था और बाद में हेनसांग के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था और इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। और इन दोनों को आप नोट पॉइंट कर लीजिए कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के, और उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। और बाणभट्ट के गुरु जो थे वो भचूर थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद नामक संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन ने की थी। और ये तीनों बुक जो है वो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि निम्न में से बताइए कि कौन हर्षवर्धन की रचना नहीं है। तो कौन कौन है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इन दोनों को छोड़कर जो भी बुक होंगी वो नहीं होगी। तो इसलिए आप इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। और नोट करने वाली बात यह है कि इन तीनों पुस्तक को धावक नामक कवि ने लिखा था। लेकिन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की जो रचना है वो कौन कौन सी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है, परंतु ना तो वो कट्टर हिंदू थे और ना ही पूरे भारत का शासक थे। फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि हर्षवर्धन भारत के सबसे अंतिम हिंदू शासक थे। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन ने पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित किया था। और हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। और हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक महाराजा अथवा महासामंत कहलाते थे। और इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि महाराजा और महासामंत का मतलब क्या होता था, तो जो राजा होते थे उसके नीचे की जो पदवी होती थी उसे ये कहा जाता था। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और जो भी पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।